ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने फिर से सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। संगत जी, ये सत्संग जो मैंने पिछले सत्संग डाला था उसी से ये कंटिन्यू है, उन्हीं का ये सत्संग चल रहा है। और अगर आप भी कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग आप तक भी पहुंच सके और बाकी संगत तक भी पहुंच सके। गुरुजी को सबके भूत और वर्तमान का ज्ञान है। हमारी दृष्टि तो परिसीमित है और आगे क्या होने वाला है उसका हमें ज्ञान नहीं है। पर एक बार गुरुजी की शरण में आने के पश्चात और अपना जीवन उनको समर्पित करने के पश्चात वह हमारे भविष्य का भी ध्यान रखते हैं। एक बार गुरुजी ने मेरे पिता को बताया कि मेरी माँ और मेरे ऊपर संकट आने की संभावना है। गुरुजी को कुछ आभास हुआ होगा और वह उससे बचाव के लिए उपाय कर रहे होंगे। अगले दिन अपराह्न को मैं अपने कार में बाजार जा रहा था, जो करीब 2 किलोमीटर दूर था। मार्ग में एक ही बड़ा चौराहा था। उसे पार करते हुए मेरी बाईं ओर से आती हुई एक मोटरसाइकिल ने जोर से कार को मारा। कार को ऐसा झटका लगा कि वह मार्ग के बीच में बने हुए विभाजक पर जा टकराई। मेरे ऊपर कांच के छोटे छोटे टुकड़े टूट कर बिखरे हुए थे। मैंने जब सामने के कांच को देखा तो वह साबुत थे। फिर मुझे आभास हुआ कि वह टुकड़े खिड़की के टूटने से बिखरे थे। मैं उतरकर मोटरसाइकिल के पास गया तो उपस्थित भीड़ मेरे साथ सांत्वना कर रही थी, यद्यपि मैं बड़ी गाड़ी चला रहा था। मैंने चालक के नंबर लिए। उसके कुछ मित्र आकर उसे ले गए। मैंने भी आगे जाने का निर्णय लिया। मुझे लग रहा था कि कार शुरू नहीं होगी, पर पहली ही बार चाबी घुमाने से वह चालू हो गई। मैंने बाजार जाकर अपना कार्य पूरा किया। जब घर पहुंचकर मैंने स्नान किया तो देखा कि मुझे एक खरोंच तक नहीं आई थी। गुरुजी की दया से कांच के टुकड़ों से मुझे कहीं कोई चोट नहीं आई थी। उस संध्या को जब हम एक संबंधी की कार में गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता को कहा कि वह चिंता ना करें, केवल कार ही क्षतिग्रस्त हुई है और यह ध्यान देने योग्य है कि बेटे को कोई खरोच तक नहीं लगी है। कार को देखकर कोई ये विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके चालक को कोई चोट नहीं लगी है। कार को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। उसका पूरा बायां हिस्सा बदलना पड़ा और उसको ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लग गया। केवल गुरुजी ही यह 100% सुरक्षा दे सकते थे। शीत ऋतु में एक संध्या को गुरुजी के यहाँ जाते हुए जब मैं कार चला रहा था, अचानक ब्रेकों ने काम करना बंद कर दिया। यदि यह नोएडा से दिल्ली जाते हुए व्यस्त यातायात में हुआ होता तो निश्चित ही घातक होता, पर यह घटना एक लाल बत्ती पर हुई जब कार बहुत धीमे थी। आधे मार्ग तक आ जाने के बाद हम ना तो वापस जाकर कोई और व्यवस्था करने की स्थिति में थे, ना ही आगे बढ़ सकते थे। उस समय शाम के 7:30 बज रहे होंगे। अंधेरा हो गया था। ठंडा मौसम होने के कारण किसी मैकेनिक के मिलने की आशा भी बहुत कम थी, परंतु संयोग से हमें एक मिस्त्री मिल गया जो घर जाने वाला था और उसने सहायता भी करी। कार की बैटरी से बत्ती लगाकर वह कोई आधे घंटे तक दोष ढूंढने का विफल प्रयास करता रहा। अंत में मेरी बहन आरती ने गुरुजी से विनती करी जिससे हमें उनके दर्शन में और देर नहीं हो। ठीक उसी समय कार के दोष का पता लग गया। शीघ्र ही कार ठीक हो गई और हम गुरुजी के दर्शन की राह पर चल पड़े। जब हमने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ किया था तब मैं कार चलाना सीख रहा था, पर कभी भी नोएडा की सीमा को पार नहीं किया था। अतः मेरे पिता दोनों दिशाओं में कार चलाते थे। ये नोएडा और दिल्ली के यातायात में एक दिशा में 20 किलोमीटर से अधिक का मार्ग था। उनको एक बार कार्यवंश चंडीगढ़ जाना पड़ा और हमारे पास उनके वापस जाने तक गुरुजी के पास जाने का कोई विकल्प नहीं था। मैं हिचक रहा था, पर माँ और बहन के प्रोत्साहन पर जब मैंने पिता से अगले दिन गुरुजी के पास कार में जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन जब मैं माँ और बहन के साथ कार निकाल रहा था तो हमें जहां बहन बैठी हुई थी अचानक गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। उस दिन जब तक मैं कार चलाता रहा
गुरुजी की उपस्थिति बनी रही। लौटते हुए भी यही हुआ। जैसे ही कार को घर पर खड़ा किया, उनकी सुगंध लुप्त हो गई। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। उनके पास जाते हुए उनकी उपस्थिति न केवल उनकी दया और स्नेह के सूचक थे, उन्होंने हमारी रक्षा भी करी और मेरा उत्साहवर्धन भी किया। संगत जी, इसी के साथ मुझे भी एक सत्संग अपना याद आ रहा है। एक सुगंध की बात है, इसमें गुरुजी की सुगंध की बात की गई है। हमेशा सुना है, नई संगत पुरानी संगत से सुना है, हमेशा ये चीज सुनी है कि गुरुजी जब हाथ मिलाते थे या गुरुजी जब अपनी सेवा करवाते थे, पैर दबवाने की या हाथ दबवाने की या सिर दबवाने की, तो उनमें से खुशबू आती थी, या कुछ वो देते थे उसमें से खुशबू आती थी। तो मैंने एक बड़ा अच्छा लाइव वीडियो देखा था और वो मुझे इतना प्यारा लगा कि उसमें एक छोटी सी बच्ची है, बच्ची ने जब गुरुजी से हाथ मिलाया तो उसको खुशबू आई, उसने अपने पापा को दिखाई वो खुशबू, मतलब उन्हें महसूस करवाई, फील करवाई और अपनी मदर को दिखाई। तो वो वीडियो मुझे इतना प्यारा लगा कि मैंने अपने ही इस वाले चैनल पे ही, ताकि गुरु संगत भी उसे देख सके, वो महसूस कर सके, और मैंने भी वाकई ही वो मुझे फीलिंग्स इतनी अच्छी आती है जब मैं उस वीडियो को, उस छोटे से वीडियो को जो कि कुछ सेकंड्स का ही है, 30 सेकंड्स का है, जब वो मैं देखती हूँ। अगर आप भी देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। संगत जी, एक चीज और थी, हमारे घर में एक बार सत्संग था लास्ट ईयर 2023 में। तो उस सत्संग के अंदर जब एक संगत थी जिन्होंने लंगर सेवा कर रहे थे, तो उस वक्त दाल प्रसाद बना हुआ था। तो वो दाल प्रसाद जब ले जाने लगे तो जल्दबाजी में वो दाल, पतीले की गर्मा गर्म उबलती हुई दाल उनके ऊपर गिर गई। उन्हें बहुत जलन हुई, जल्दी से पानी वानी डाला गया ताकि उन्हें दिक्कत ना हो, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट उनका शायद ठीक करना था, कम में उनको ठीक कर दिया। जब वो घर गए तो उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहाना है, कि मुझे ना जलन हो रही है, मुझे मीन्स प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि सिर्फ रैशेज वगैरह हो रखे, तो उनके रेड सारे के सारे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई पेन और जलन नहीं हो रही है। माफ कीजिएगा संगत जी, उन्हें कोई जलन नहीं हो रही थी, लेकिन रैशेज बहुत ज्यादा रेड हो चुका था। तो वो नहाने गए, नहाकर वो आए तब भी रैशेज एज इट इज ही थे। तो उन्हें बोला मैं गुरुजी की जोत बत्ती कर देता हूँ। तो जैसे वो जोत बत्ती करने बैठे, उन्होंने जोत गुरुजी की ली जलाई और उस जोत से उन्होंने अपने जहां जहां उनको प्रॉब्लम थी वहां से उनकी जोत बत्ती ली उनसे, और उसी वक्त साथ के साथ वो चमत्कार उन्होंने देखा कि उनके एक भी रैश नहीं है, इरिटेशन तो है ही नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये गुरुजी की लीला ही है। वो गुरुजी को जितना हम मानते हैं, गुरुजी उतने करीब हमारे आते हैं। तो संगत जी, आगे सत्संग करते हैं। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया तो मैं 10वीं कक्षा में था। मैंने 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों के साथ करी थी। विचार ये था कि एक वर्ष में यांत्रिकी विद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए अध्ययन करूंगा। साथ ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम में भी प्रवेश पा लिया। उसी समय मैंने कुछ परीक्षाओं में अनुभव किया हेतु बिना पढ़े प्रयत्न भी किया। परिणाम इस स्तर के नहीं थे कि मुझे नोएडा या आसपास के विद्यालयों में प्रवेश मिल सके। मैं घर से दूर रहकर नहीं पढ़ना चाहता था। कुछ विद्यालयों में संपर्क स्थापित करने पर उन्होंने प्रवासी भारतीय छात्रों वाले स्थान लेने का सुझाव दिया, जिनके लिए अत्यधिक व्यय होता, काफी पैसा लगता उसमें। अतः मैंने 1 साल अध्ययन कर तैयारी करने का निश्चय किया। कुछ माह व्यतीत हो गए, चूंकि कुछ स्थान अभी भी रिक्त थे। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए विशेष प्रवेश परीक्षाएं हुई, परंतु इसमें भी वही प्रवासी भारतीय छात्रों वाली कहानी दोहराई जा रही थी। एक दिन गुरुजी ने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पुत्र को प्रवेश मिल गया है, प्रसन्न रहो। उन्होंने उनको बताया कि प्रवेश मिल चुका है। मेरे पिता को इस कथन का अर्थ समझ में ना आने पर भी उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और घर आ गए। अगले दिन मेरे पिता ने मेरे विद्यालय से घर लौटने पर मुझसे पूछा कि क्या मैं ग्रेटर नोएडा में एक यांत्रिकी महाविद्यालय में पढ़ना चाहूंगा। उस दिन तिथि 14 नवंबर थी और प्रवेश 10 नवंबर को बंद हो चुके थे। भाव विभोर होकर मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं अपने पिता के साथ उस महाविद्यालय के कार्यालय में गया और समस्त कागज पत्र दिए। मुझे अगले दिन से कक्षाओं में आने के लिए कहा गया। वापस घर आते हुए मेरे पिता ने पूरा वृतांत सुनाया। कैसे प्रातः
उनके एक मित्र ने उन्हें फोन करके तुरंत महाविद्यालय के कार्यालय में बुलाया। जब मेरे पिता वहां गए तो उनमें एक प्रपत्र भरवाकर गुजरी हुई तिथि का चेक देने को कहा गया। कुल राशि मात्र 24,000 रुपये थी, जिसमें से 19,000 फीस के थे और शेष लौटाई जाने वाली सुरक्षा राशि के लिए थी। उस स्थान पर सबसे कम व्यय था और हमें घर से बुलाकर प्रवेश दिया गया था। तब मेरे पिता को गुरुजी के कथन का अर्थ समझ आया। ऐसे ही है गुरुजी की माया। सच में जितना मानते हैं उतने वो हमारे करीब होते हैं और हमारी हर चीज़ को जानते हैं। छोटी से छोटी इच्छा, चाहे वो खाने की, पहनने की, कोई चीज़ मार्केट से लेने की, वो जब अगर हम सोचते हैं कई बार वो चीज़ें खुद ही पूरी हो जाती हैं, हमारे दिमाग के अंदर हैं। और वो कैसे पूरी होती हैं, गुरुजी की महिमा है, गुरुजी ही जानते हैं। मित्रों पर गुरुजी की अनुकंपा बहुत है। देखिए, सुनते हैं इसको। प्रत्येक व्यक्ति जो गुरुजी के पास आता है उसे गुरुजी की अनुकंपा किसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है। आशीष, योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र हो गए थे। कुछ प्रारंभिक बाधाओं के पश्चात उनको गुरुजी के दर्शन हुए, उनके कमल चरणों में स्थान मिला और कुछ अद्भुत अनुभूतियां हुई। हमारे महाविद्यालय में छमाही सत्र होते थे, सेमेस्टर जो कि 6 मंथ्स का होता था। अनुत्तीर्ण होने पर 1 वर्ष के अंतराल पर पुनः उस सत्र की परीक्षा दे सकते थे, परंतु यदि उत्तीर्ण होने के लिए 10 अंकों तक की आवश्यकता होती थी, वह दे दिए जाते थे। योगेश के 11 नंबर कम थे, अतः नियम अनुसार उसे 1 वर्ष की हानि होती। 1 माह उसे बहुत परेशान रहना पड़ा, क्योंकि उसे अगली कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली। एक दिन उसने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना करी और ऐसा करते करते सो गया। जब वह सोकर उठा तो वह अपने स्वप्न को लेकर प्रसन्नचित्त पर असमंजस में था। उस समय उसने हमें कुछ नहीं बताया। अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परिषद की बैठक में हुए निर्णय का वर्णन छपा हुआ था, जिसमें उन्होंने सब छात्रों को 4 वर्ष में एक बार 15 नंबर देने का निश्चय लिया था। इस प्रकार योगेश का वह 1 वर्ष बच गया और तब उसने उस स्वप्न की चर्चा करी। स्वप्न में उसकी माँ उसे गुरुजी के पास ले गई और योगेश की अशांति से अवगत किया। गुरुजी ने उनको चिंता मुक्त रहने को कहा। यह स्वप्न परिषद की बैठक से कुछ देर पहले ही आया था। उसके पश्चात बैठक में निर्णय निश्चित ही गुरुजी के हस्तक्षेप से लिया गया होगा। प्रति सत्र में परीक्षाओं से पूर्व हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। मैं अपने परिवार के कारण उनके दर्शन सरलता से कर लेता था, परंतु मेरे मित्रों को उनके दर्शन के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर गुरुजी के दर्शन से विशेष प्रभाव होता था। दर्शन के उपरांत वह अपने सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाता था। यदि दर्शन नहीं हो पाते थे तो वह 1 या उससे अधिक विषयों में रह जाता था और उनमें पुनः परीक्षा देनी पड़ती थी। गुरुजी की कृपा से विद्यालय से निकलते ही मुकेश हनीवेल नामक एक अति प्रसिद्ध कंपनी में कार्यरत हो गया। वहां पर उसका परीक्षण काल 1 वर्ष का था। उस अंतराल के बाद वह अति उत्सुकता से अपने स्थायीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब 2 माह उपरांत भी ये नहीं हुआ तो वह गुरुजी के पास 14 अप्रैल 2005 को आया। उसने गुरुजी के दर्शन कर प्रसाद लिया और चला गया। अगले कार्य दिवस 16 अप्रैल को उसे अपने स्थायी होने की सूचना प्राप्त हो गई। वास्तव में गुरुजी अपने आशीर्वाद से सब संभव कर देते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आप भी अगर कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं गुरुजी की, जो गुरुजी का एक्सपीरियंस आपने किया है, जो कि हम लोगों को सुन के ही बड़ा अच्छा लगता है। मेरे जैसी बहुत सारी संगत ऐसी होगी जो ये सोचती होगी, जैसे कि मैंने फ्रेग्रेंस वाली बात बोली, मैं गुरुजी से हमेशा यही कहती हूँ, गुरुजी काश ये जो फ्रेग्रेंस है या ये जो आपसे हाथ मिलाकर जो फ्रेग्रेंस रहती है, आशीर्वाद आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, काश ये मैंने भी एक्सपीरियंस की होती। तो ऐसे ही अगर कोई पुरानी संगत है जो शेयर करना चाहती है अपने कोई भी सत्संग को, तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं हम जब गुरुजी की बातें सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंस, उनके साथ हुए जो संगत के एक्सपीरियंस उनके साथ रहकर हुए हैं वो हम सुनते हैं, तो हम खुद को ही बड़ा ब्लेस्ड फील करते हैं। तो संगत जी,
अगर आप कुछ भी बात करना चाहते हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ आप शेयर कीजिए। और संगत जी, ऐसी हम बात जो मैं कह रही थी, फ्रेग्रेंस की बात है, कई बार दर्शन की बात आती है, कई बार लगता है कि काश गुरुजी हमें दिखें, कहीं ना कहीं हमें भी ब्लेस करें जैसे कि सबको करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही प्यारी हैं, तो हमें शेयर भी करनी चाहिए। हमें अपने भी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं और साथ में सबको भी उस चीज़ की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो अगले सत्संग में मिलते हैं और देखते हैं किसका सत्संग शेयर होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।